do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपकी इनकम या आपकी सेविंग्स आपको रिच नहीं बनाती, आपके सही इन्वेस्टमेंट्स आपको रिच बनाते हैं। क्योंकि देखिए, जो सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स के अंदर क्या होता है, आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे अगर आपका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है तो उस पर नेग्लिजिबल इंटरेस्ट मिलता है 2-2.5% का, जबकि इन्फ्लेशन का रेट 5 to 6% होता है। तो और जो उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा होगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडिंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज़ है वो क्या है कि हम अपना पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से या तो हमें इनकम मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक एफडीज़ होती हैं, MIS होते हैं, पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम कहते हैं जिसको, PPF है, या इस तरह के बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं जहाँ से कि हमको एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। या दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन। मीन्स कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं कि सपोज़ आपने आज किसी कंपनी के शेयर्स 100 रुपीज़ में परचेज़ किए और आफ्टर 5 ईयर्स वो 100 रुपीज़ वाला शेयर बढ़ के 700 का हो गया। तो ये जो आपके जो शेयर का प्राइस इंक्रीज़ हुआ उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट मीन्स सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन टू गेट ए रिटर्न इन फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपना जो करंट कंजम्पशन है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास 40,000 रुपीज़ थे। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये था कि मैं एक नया AC खरीद के ले आऊँ घर के लिए, या दूसरा ऑप्शन मैंने क्या किया, AC ना खरीद के मैंने सोचा भाई फ़िलहाल पुराने AC से ही काम चलाया जाए, और मैंने क्या किया, उन 40,000 रुपये को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, चाहे म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे बैंक FD हो या शेयर्स हों। तो मैंने वो इन्वेस्टमेंट किस लिए किया है कि मेरे को फ्यूचर में कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और उसके लिए मैंने सेक्रीफाइस क्या किया है, अपना आज का करंट कंजम्पशन सेक्रीफाइस कर दिया है। अब हाउ मच टू इन्वेस्ट, अक्सर लोग पूछते हैं भाई कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें अपनी अर्निंग्स का, हमें अपने प्रॉफिट्स का। तो देखिए, ये एक फार्मूला है जो अक्सर लोग जिस पे काम करते हैं कि अर्निंग्स माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स। कि भाई जो भी एक इनकम आई आपकी, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे आप जॉब में हो, कि जो भी आपकी अर्निंग्स आती हैं उसमें से आप एक्सपेंडिचर्स कर देते हैं, अपने खर्चे करते हैं घर के और बाकी, और जो भी पैसा बचता है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैंने इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने इस फार्मूले को कर दिया अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। कि जो भी आपकी अर्निंग है पहले आप उसमें से इन्वेस्टमेंट करिए और जो बचता है उससे आप अपने एक्सपेंडिचर्स करिए। अब ये जो अर्निंग में से इन्वेस्टमेंट है कितना होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए, रिसर्च कहती है कि आपकी जो भी इनकम होती है उसमें से एसेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं लगभग 50% ऑफ योर अर्निंग्स। लाइक आपको अपने रेंट देना है, बच्चों की एजुकेशन है, खाने पीने का खर्चा है, मेडिकल बिल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के, कार का खर्चा है, 2 व्हीलर का खर्चा है, तो ये आपके एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हो गए। तो आपकी अर्निंग्स का 50% इस पर खर्च हो जाता है। 20% आप अपनी अर्निंग्स का लग्जरी पे खर्च कर सकते हैं, जिसमें कि थिएटर देखना, पिक्चर हॉल जाना, बाहर खाना खाना, हाई एंड शैम्पूज़ यूज़ करना, महंगे रिसोर्ट्स में जाना, वो सब हो गए। और मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट शुड बी 30% ऑफ योर अर्निंग्स। यानी आप जो भी कमाते हैं उसका कम से कम 30% मैंडेटरी इन्वेस्ट करें ही करें। तो ये जो आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर 1 टाइम एंड नंबर 2 रिस्क। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न भी थोड़ा ही मिलेगा, जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका रिटर्न भी इंक्रीज़ कर जाएगा। एज वेल एज रिस्क, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न। तो हमारा रिटर्न इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर, दोनों एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, टाइम और रिस्क के ऊपर। देन स्पेकुलेशन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ with the expectation of making a profit from price fluctuation।
देखिए स्पेकुलेशन को हिंदी में सट्टेबाजी भी कहा जाता है। तो सट्टेबाजी क्या होती है कि आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में या इस पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर बहुत तेज़ी से प्राइस फ्लक्चुएशंस होने हैं, कि इसके प्राइजेज़ या तो फ्यूचर में बढ़ने हैं या कम होने हैं। तो अगर आपको लगता है प्राइजेज़ बढ़ने हैं तो आपने क्या किया, आज सस्ते में चीज़ें खरीद ली, और जब प्राइस बढ़े विद इन ए डे और विद इन फ्यू डेज़ तो उसको सेल कर दिया। या इसका अपोजिट कि आपको लगता है प्राइस गिरने हैं तो आज आपने सेल कर दिया, और या इन द मॉर्निंग आपने सेल कर दिया, इन द इवनिंग तक आपने परचेज कर लिया उस कमोडिटी या उस शेयर को। तो उसे कहते हैं हम स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी। अब इन्वेस्टर में और स्पेकुलेटर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे नंबर 1, टाइम हॉरिजन। देखिए जो इन्वेस्टर होता है उसका टाइम हॉरिजन लॉन्ग टर्म होता है, यानी लॉन्ग टर्म से मतलब है 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, यानी इट में भी 5 ईयर, 10 ईयर, 8 ईयर। तो ये होता है इन्वेस्टर का एक टाइम हॉरिजन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। जबकि जो स्पेकुलेटर होता है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। इसका टाइम हॉरिजन होता है फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स मैक्सिमम। तो जनरली ये फ्यू डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 2, रिस्क। इन्वेस्टर लो टू मॉडरेट रिस्क लेता है, यानी ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि भाई मेरे को इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ताकि मेरी जो प्रिंसिपल है वो मेरी सेफ रहे। स्पेकुलेटर्स जो होते हैं ये हाई रिस्क ही लेते हैं, ये लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क में विश्वास ही नहीं रखते, ये हाई रिस्क लेते हैं। इसी वजह से जो रिटर्न्स भी हैं, इन्वेस्टर को रिटर्न लो टू मॉडरेट रिटर्न ही मिलेंगे, और स्पेकुलेटर क्योंकि हाई रिस्क ले रहा है तो उसके रिटर्न्स भी हाई होंगे, लेकिन साथ ही साथ हाई लॉसेस की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है। बेसिस फॉर डिसीजन, जो इन्वेस्टर है ये फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू अपने डिसीजंस लेता है, यानी ये जब भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा, सपोज अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो ये पहले कंपनी एनालिसिस करेगा, इंडस्ट्री एनालिसिस करेगा, इकोनॉमी एनालिसिस करेगा, उसके बाद कहीं जाके अपना एक डिसीजन लेगा कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। जबकि जो स्पेकुलेटर है ये टेक्निकल एनालिसिस करता है, यानी ये प्राइस फ्लक्चुएशंस को देखता है, ये मार्केट की साइकोलॉजी को देखता है, ये इनसाइडर इंफॉर्मेशंस गैदर करने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे पैसा कमाने की कोशिश करता है। इसको कंपनी के फंडामेंटल से या बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो मार्केट में बुल और बियर फेजेस हैं उसके बेसिस पे पैसा कमाना चाहता है। एंड फंड्स या लिवरेज कह सकते हैं आप, इन्वेस्टर हमेशा जनरली अपने ही फंड्स यूज़ करता है, यानी जो उसकी अपनी सेविंग्स के फंड्स हैं उनको वो इन्वेस्ट करता है और उससे वो पैसा कमाना चाहता है। जबकि जो स्पेकुलेटर है ये अपने फंड्स के साथ साथ बोरोड फंड्स भी लेता है, तो यहाँ पर जो लीवरेज है वो हाई हो जाता है। तो इन्वेस्टर के केस में जनरली इन्वेस्टर अनलीवर्ड होता है, लेकिन स्पेकुलेटर जो होते हैं ये हाईली लीवर्ड होते हैं। जैसे इन केस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप 10 या 15% इन्वेस्ट करके भी 100% पे काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको 10 लाख रुपीज़ के फ्यूचर से ऑप्शन बाय करने हैं तो और आपने अगर 15% यानी 1.5 लाख रुपए भी अपने ब्रोकर के पास जमा कर रखे हैं तो भी आप 10 लाख रुपए के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये बोरोड फंड्स पे और लीवरेज पे ज़्यादा काम करते हैं। एक टर्म आती है हमारी गैम्बलिंग। देखिए गैम्बलिंग के अंदर जो टाइम हॉरिजन है ये बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी जैसे आपने कोई डाइस उछाला तो जैसी डाइस आपने उछाला जो भी उसका जिसके ऊपर नंबर आया उसी से डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। तो दैट्स वाई टाइम हॉरिजन इज वेरी शॉर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, लॉटरीज एक्सेट्रा, तो इन सब में अगर कोई पैसे लगा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है। जनरली पीपल गैम्बल टू एंटरटेन नॉट फॉर इनकम। तो गैम्बलिंग लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा करते हैं, कैसीनोज में जाते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। गैम्बलिंग किसी कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं है, इसके लिए कोई हम किसी भी तरह की एनालिसिस नहीं करते हैं। इसके अंदर रिस्क एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली, क्योंकि कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, तो इसके लिए तो इसके अंदर कोई रिस्क या रिटर्न की कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता रिस्क और रिटर्न का, सिर्फ रिस्क ही रिस्क होता है। आर्टिफिशियल एंड अननेसेसरी रिस्क आर टेकन फॉर इंक्रीजिंग द रिटर्न्स। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट होते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलर्स होते हैं, वो अननेसेसरी का रिस्क लेते हैं अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए। जबकि जो प्रॉफिट है दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन लक, कि अगर आपका लक ठीक होगा तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, और अगर आपका लक ठीक नहीं चल रहा है तो उस केस में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे,
सारा का सारा आपका नुकसान होता चला जाएगा। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट एक दिन किया हो या आप पूरे महीने भी लगातार करेंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि किसी एक दिन तो आप जीतेंगे। आप 30 के 30 दिन भी लगातार हार सकते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा, या जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा, या जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का राइट टाइम है टुडे, आज से ही। यानी जिस दिन से आपने कमाना स्टार्ट कर दिया उस दिन से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो भी अर्निंग्स हैं उसका 30% आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कंपाउंडिंग के ऊपर। तो जो कंपाउंडिंग का जो एक बेनिफिट है जिसको कि कहा जाता है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और आपका पैसा उतना तेज़ी से ग्रो करेगा, उतनी तेज़ी से आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो इनकम बहुत कम है तो हम कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए आज के टाइम में जो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है म्यूचुअल फंड्स का, उसमें आप 500 रुपीज़ पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट नहीं किए हैं, दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जो लोग अभी कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इनकम तो है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ और इन्वेस्टमेंट करते हैं 5000 पर मंथ, तो ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग का 30% इन्वेस्ट करना चाहिए कम से कम। उससे ज़्यादा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ और क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।